गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। प्यारे छात्र छात्राओं, में उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज एक स्पेशल लेख को लेकर हम आपके सम्मुख है हाजिर हुए हैं। हमें उम्मीद है कि यह लेख आपको पसंद आएगा। और आज का जो लेख है उसका शीर्षक है राखी की लाज। प्यारे छात्र छात्राओं, हम इतिहास में जाते हैं, हम इतिहास का अध्ययन करते हैं और रक्षाबंधन का जो पर्व है, जो भारत में प्राचीनतम काल से मनाई जाती है, उसके पीछे की क्या कहानी है, इसी कहानी को, इसका ऐतिहासिक तथ्यों को लेके हम आपके सम्मुख है हाजिर हुए हैं। हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सिसोदिया वंश के महान शासक राणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी रानी का नाम कर्णवती था। कर्णवती के दो पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह हुए। उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र प्रताप मेवाड़ में राणा बन के आते हैं और महाराणा प्रताप के नाम से विश्वविख्यात होते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, हम उन्हीं महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने आन मान शान, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मुगलिया सल्तनत की हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। भले ही उनको जंगल वन जाकर घास की रोटी खानी पड़ी। प्यारे छात्र छात्राओं, हम उन्हीं महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं जिनके नाम से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, जो आज हम लोग उस की एक प्रमुख कड़ी के रूप में जाने जाते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, इस आधार पे उस समय महाराणा संग्राम सिंह का शासन चल रहा था और सन 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है। उस खानवा के युद्ध जो होता है उसमें मुगल वंश के संस्थापक बाबर और महाराणा प्रताप, जिनको हम महाराणा सांगा के नाम से कहते हैं, उनके बीच भयानक युद्ध होता है। और उसी युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह को इतनी चोटें आती हैं कि कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ से कहानी का प्रारंभ होता है। जब महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, उस समय महारानी कर्णवती बहुत ही परेशान हो जाती हैं, क्योंकि पति की मृत्यु हो गई और उनकी जो दो पुत्र थे उदय सिंह और विक्रमादित्य, जो बहुत ही छोटे थे। ऐसी स्थिति में रानी ने बहुत ही अपने आप को अकेलापन महसूस किया और इसी वक्त गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ की ओर आक्रमण की योजना बनाने लगे। जब इसी सूचना महारानी कर्णवती को होती है तो बहुत ही विचलित होती है और अपने राजपूत राजाओं से मदद की गुहार लगाती है। लेकिन उस समय के जो राजपूत राजा थे, उनकी इतनी शर्तें थी कि रानी को स्वीकार नहीं की और परेशान होकर उन्होंने उस समय मुगल वंश के संस्थापक बाबर के पुत्र हुमायूं के पास एक पत्र और उसके साथ राखी को भेजती हैं। भेजने से पहले महारानी कर्णवती सोचती हैं कि हुमायूं बड़े स्तर के सुल्तान हैं, वे हमारी इस राखी की अहमियत को समझेंगे, वह रिश्ते की कद्र को समझते होंगे, इसलिए उम्मीद है कि हमारी इस राखी की लाज को वह अवश्य रखेंगे। ये सूचना जब रानी कर्णवती के राजदरबारियों को मिलता है तो वे बहुत विक्षोभित होते हैं
और उनके मन में दो बातें आती हैं। पहला कि हुमायूं मुसलमान थे और बहादुर शाह जफर भी मुसलमान थे, तो भला एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के विरुद्ध एक हिंदू राजपूतानी की रक्षा क्यों करेगा। दूसरा पॉइंट आता है कि हुमायूं के पिता बाबर और रानी कर्णवती के पति महाराणा संग्राम सिंह, जिनको राणा के नाम से जानते हैं, के बीच भयानक युद्ध होता है सन 1927 ईस्वी में, और उसी का परिणाम होता है कि इतनी भयानक युद्ध होता है कि जिसे महाराणा प्रताप को भयानक चोटें आई और उसके कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो राज दरबारी थे वे सोच रहे थे कि भला हुमायूं अपने पिता के दुश्मन की पत्नी का साथ क्यों देंगे। इस बात को फिलहाल रानी इस बात को नहीं मानी और उन्होंने एक पत्र के माध्यम से राखी को हुमायूं के पास भिजवाती हैं। पत्रवाहक घोड़े से ले जाता है दिल्ली, और जैसे ही वह दिल्ली की लगभग पहुंचता है उसको सूचना मिलती है कि सुल्तान हुमायूं बंगाल पे आक्रमण करने के लिए इस समय ग्वालियर में डेरा डाले हुए हैं। वह पत्रवाहक तुरंत वहीं से घोड़ों को मुड़ता है और ग्वालियर की ओर प्रस्थान करता है, और ग्वालियर जाता है तो सूचनाओं के द्वारा सुल्तान पत्रवाहक को अपने पास बुलाते हैं और पत्रवाहक जाता है और अपना पत्र और राखी सुल्तान को देते हैं। सुल्तान उस पत्र को पढ़ते हैं, राखी को देखते हैं और आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और उस पत्रवाहक से कहते हैं कि आप अपनी रानी साहिबा से बोलिएगा कि सुल्तान रिश्तों की कद्र करता जानता है, बखूबी जानता है, और हौसला आप बुलंद रखेंगे। मैं बहुत ही जल्दी अपनी पूरी सेना के साथ चित्तौड़ की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। इसके बाद सुल्तान बिना किसी लेट के वह तुरंत अपनी सभी सेनाओं के साथ पुनः दिल्ली आते हैं और दिल्ली से पूरी सेना के साथ चित्तौड़ की ओर आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ पे जब वे जाते हैं, वहाँ जाने के बाद सुल्तान को ये सूचना मिलती है कि रानी ने सन 1535 ईस्वी में जौहर कर ली और बहादुर शाह जफर इस समय चित्तौड़ पे, मेवाड़ पे अधिकार कर रखा है। राजा जब इस बात को सुनता है, सुल्तान जब इस बात को सुनते हैं तो बहुत ही दुखी होते हैं कि मैंने राखी की लाज नहीं रख पाए। लेकिन उसके तुरंत बाद उनको सूचना मिलती है कि रानी के जो दो पुत्र जो नाबालिग हैं, जो छोटे हैं, उन्हें दुर्ग में कैद करके रखा गया है। सुल्तान तुरंत उन दोनों अबोध बालकों को छुड़वाता है और बहादुर शाह जफर जो सत्तासीन होता है मेवाड़ पे, उनको वहाँ से भगाता है। और इस प्रकार सुल्तान हुमायूं ने राखी का लाज रखते हुए रानी कर्णवती की राखी की लाज रखते हैं और उनके दोनों पुत्रों को मेवाड़ का शासक बनाते हैं। और फिर ये कहानी यहीं से समाप्त होती है। प्यारे छात्र छात्राओं, आज इस घटना को घटित हुए कई सौ साल बीत गए हैं। न आज हुमायूं हैं, न रानी कर्णवती है, लेकिन उनका यह ऐतिहासिक दृश्य, ऐतिहासिक कर्तव्य आज हम लोगों के सामने एक मिसाल बनी हुई है। आज हम लोग बड़े ही धूमधाम से उस राखी की लाज को निभाते आ रहे हैं, राखी के पर्व को मना रहे हैं। इसी के साथ लास्ट में हम दो बातें करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चंदन की लकड़ी, फूलों की हार,
अगस्त का महीना, सावन की बहार, भैया की कलाई पर बहन का प्यार, मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको रक्षाबंधन का त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार। इसी के साथ आप सभी लोगों को पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, धन्यवाद।